कल की बात की जाए तो कल हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंट मन के तथास्थिया का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और कुछ थोड़ा सा, जैसे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, उसका परिभाषा के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी जान जाए। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं उनके लिए कहने का ये है कि जो आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लो, अब 1 महीना तो बाकी ही है। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और जो होमवर्क दिया जाता है और जो पढ़ाया जाता है बस उसको आप याद कर लीजिए। यही आपके लिए एक लास्ट मौका है। अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, तो जो भी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको जाके बताइए कि एजुकेशन आर्ट्स पे, उनको जाके बताइए ये कि एजुकेशन आर्ट्स पे फ्री क्लास कराई जा रही है। संपूर्ण आर्ट्स की क्लास फ्री में, बिल्कुल फ्री में, किसी भी बच्चे से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो टाइम नहीं है, चलिए हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चों को यही मालूम नहीं होगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं या मानव भूगोल में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो बता दिए कि शब्द से ही स्पष्ट है कि मानव भूगोल में हम लोग मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल में हम लोग मानव के अध्ययन करते हैं और मानव और धरातल के बीच में जो संबंध है उस संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है कि मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, यानी मानव के बारे में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है एवं उनके विषय में और उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भूगोल मतलब भौतिक भूगोल। यहाँ देखिए क्या है, भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक और प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच जो संबंध है उसको अध्ययन करता है। बात समझ में आ रही है? भूगोल, भौतिक भूगोल है वो पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है और मानव भूगोल जो है वो भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच, यानी मानव जगत का मतलब ये है कि मानव के बारे में, मानव के समाज के बारे में और प्रकृति के बारे में, उनके बीच में जो संबंध होता है, जो नाता रिश्ता होता है, जो तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भूगोल में, मानव भूगोल में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें एक और बात बता दूं कि इसमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि मानव भूगोल कहते किससे हैं। तो मानव भूगोल को 3 आदमी ने मिलकर परिभाषित किया और सब किसी का अलग अलग अपना एक मत है। सब किसी का अपना अपना एक अलग मत है। सब लोग अपना अपना, तीनों आदमी एक अलग अलग अपना परिभाषा दिए। तो हम रैटजेल महोदय हैं, सबसे पहले हम इनका परिभाषा जानते हैं। ये कहते हैं रैटजेल महोदय कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये बताना चाहते हैं कि मानव भूगोल में हम मानव के समाज और धरातल के बीच, धरातल का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, मानव समाज के बारे में और धरातल के बीच में जो संबंध होता है
उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये महोदय बताते हैं कि ये संश्लेषण पर जोर देते हैं। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में रेड जेल किस पे जोर देते हैं? तो संश्लेषण पे महोदय जी जोर देते हैं, रेड जेल महोदय। चलिए, अब एक है और जिनका नाम है एलन सी सैम्पल। ये अमेरिका की रहने वाली थी, ये अमेरिका की रहने वाली थी और ये रेड जेल महोदय की क्या थी? शिष्या थी। ये रेड जेल महोदय की क्या थी? ये रेड जेल महोदय की शिष्या थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने गुरु से थोड़े हटके परिभाषा दी और ये परिभाषा क्या देती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, बस इसमें ये क्या जोड़ दी है? बस एक अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच। पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। और मानव कैसा है? तो मानव क्रियाशील है, ये हमेशा कोई ना कोई मानव कार्य करता ही रहता है। किसी न किसी खोज के लिए एक किसी न कोई चीज़ ये खोजता ही रहता है, कोई ना कोई काम करता ही रहता है। तो ये कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा। ये जो तीनों व्यक्ति अपना अपना परिभाषा दिए हैं ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है और पूछ देगा, परिभाषा दे देगा और पूछ देगा कि इसका ये परिभाषा किसने दिया। ठीक है, तीनों आदमी का परिभाषा दे देगा, तीनों में से किसी एक का पूछ देगा कि ये परिभाषा किसने दिया, या किसी का नाम दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में ये फला कौन सा परिभाषा दिए। तो अगर आप नहीं याद किए रहेंगे तो वहाँ पे आप गलत कर देंगे, या आपको 2 नंबरिया में भी आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा इस पे चर्चा कर दिया हूँ। अब तीसरा व्यक्ति है, ये है विडाल डी लाब्लास। ये महोदय हैं विडाल डी लाब्लास। ये महोदय विडाल डी लाब्लास, इन्होंने परिभाषा क्या दिया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पे रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये बताते हैं कि पृथ्वी को कौन नियंत्रित करे, यानी पृथ्वी को भौतिक नियम द्वारा नियंत्रित होता है और इस पे रहने वाले जो जीव है उनके बीच में जो संबंध है उसको हम अधिक से अधिक क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ऑब्जेक्टिव। चलिए, क्वेश्चन हम लोग को आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है गृह निर्माण और ऑप्शन डी है वस्त्र निर्माण। तो इस पे कुछ मैं बता दूं कि इंसान को रहने के लिए 3 चीज जरूरी है, कम से कम 3 चीज मानव के लिए कम से कम 3 चीज जरूरी है। इसको हम इसके माध्यम से समझा रहे हैं। मानव को कम से कम 3 चीज चाहिए। सबसे पहले तो उसको घर चाहिए, गृह यानी घर। उसके बाद
उसको वस्त्र चाहिए, वस्त्र चाहिए, वस्त्र चाहिए, और उसको खाना चाहिए। तो खाना चाहिए तो कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। बिना कृषि के तो खाना आएगा नहीं। ठीक, बिना कृषि को खाना तो आएगा नहीं। मानव के लिए परिवहन जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। और जो लोग गलती कर रहे हैं टेंशन मत लो, इसको याद करो क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? एक में है बुद्धिमत्ता, इसमें मानव होगा। ऑप्शन नंबर ए में मानव बुद्धिमत्ता होगा। ठीक है, आप लोग मानव लिख लीजिएगा या ये भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है तकनीक, ऑप्शन सी है समझबूझ, और ऑप्शन डी है भाईचारा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, शब्द पे गौर कीजिएगा, लो सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो मानव के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण इसमें से कोई चीज है तो वह है बुद्धि, बुद्धिमत्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ए है सम समकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी है देवत्वता पर आश्रित, और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जल्दी जल्दी दीजिए लो, 5 सेकेंड का समय है। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, दैत्वता पर आश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है यात्रियों के लिए विवरण, ऑप्शन बी है प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, शब्द पे गौर कीजिए और इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो यात्री के विवरण भी, उससे भी भौगोलिक सूचना का स्रोत मिल जाएगा, उससे भी जानकारी मिल जाएगा। प्राचीन मानचित्र, उससे भी मिल जाएगा। प्राचीन महाकाव्य, उससे भी हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भूगोल की बात कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने कहाँ से आ जाएगा इसमें? तो वैसे जो भी इसमें बी दे रहे हैं, थोड़ा भी तो अक्कल का इस्तेमाल कर लिया करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं ही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, और जो जानकारी देता है वो 3 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि नौ निश्चयवाद से संबंधित है। इसको नियतिवाद भी कहा जाता है, और रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है, या रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्लाश, ऑप्शन बी है हबोल्ट, ऑप्शन सी है रेड जेल, ऑप्शन डी है टेलर। देखिए ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है, बी हो गया है नीचे और सी हो गया है ऊपर। ठीक है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, जस्ट क्वेश्चन को देखिए और उसको याद कीजिए और बनाइए, और ये भी कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। नौ निश्चयवाद से संबंधित है, तो इससे ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही होगा। ये नव निश्चयवाद को हम लोग और क्या कहते हैं बता देते हैं। ये नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद या नियतिवाद। ठीक है, याद कर लीजिएगा लोग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल का है जो पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभव अवधारणा के बारे में हम आपको बता दें कि इस विचारधारा के लोग ये मानव को सब कुछ मानते हैं। ये कहते हैं कि अगर मानव है तो सब कुछ भी कर सकता है, मानव क्रियाशील है, कुछ भी संभव है। मानव है तो कुछ भी संभव है, वो कुछ भी कर सकता है मानव। संभववाद अवधारणा के मानने वालों ये कहते हैं। और पर्यावरणीय निश्चयवाद के मानने वाले का ये मत होता है कि मानव कुछ नहीं है, जो कार्य होता है वो पृथ्वी के द्वारा होता है, मानव पे पृथ्वी का नियंत्रण होता है। ठीक है, मानव पे किसका? पृथ्वी यानी प्रकृति का नियंत्रण होता है। पृथ्वी कहना उचित नहीं होगा, मानव पे प्रकृति का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के द्वारा जो सिद्धांत के लोग मानने वाले हैं वो कहते हैं कि पर्यावरण द्वारा ही मानव पे शासित होता है। लेकिन संभववाद विचारधारा के मानने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, मानव अगर है तो सब कुछ संभव है, मानव कुछ भी कर सकता है, मानव के आगे पृथ्वी कुछ नहीं है। ठीक है, इन्हीं दोनों मतों के बीच में नवनियतिवाद यानी जब टेलर जी ने नवनियतिवाद, ये जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े हैं, इन दोनों के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है ये नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। नवनियतिवाद को नवनिश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर मानव है तो कुछ भी कर सकता है, मानव है तो कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रसेल, ऑप्शन नंबर बी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है बटेट रसेल, ऑप्शन नंबर डी है हंगिस्टन। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए लो, समय बहुत कम है, समय बिल्कुल कम है। चलिए लो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रसेल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है संभावनावाद, ऑप्शन बी है यह सिद्धांत कि मनुष्य के कार्य स्वतंत्र नहीं होते, ऑप्शन सी है नवनियतिवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रुको और जाओ निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, रुको और जाओ निश्चयवाद के बारे में मैं ऊपर बहुत ही आसान शब्दों में बता चुका हूँ। पर्यावरणीय निश्चयवाद को भी बता दिया हूँ, संभावनावाद को भी बता दिया हूँ, और रुको और जाओ निश्चयवाद या नियतिवाद या नवनियतिवाद या निश्चयवाद को भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए और ये भी बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी
सॉरी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है उसका बिल्कुल सही है। इसमें नवनियतिवाद होगा। और इस कमेंट में आप लोग बताइए कि इस सिद्धांत को किसने दिया था। बता चुका हूँ मैं कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे। ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था इससे संबंधित। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, ऑप्शन बी है कासमास, ऑप्शन सी है जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो हबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कासमास हबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। हबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक कासमास है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान और मानववाद। तो जो बच्चा चैप्टर पढ़ा होगा वो बखूबी जानता है कि मानव भूगोल में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। हम पहले ही बता चुका हूँ कि मानव भूगोल में मानव संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव संबंधित और पृथ्वी धारा संबंधित हम अध्ययन करते हैं, धरातल। ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्षवाद हो जाएगा, समुद्र विज्ञान नहीं होगा, संभववाद हो जाएगा, मानववाद हो जाए, लेकिन समुद्र विज्ञान नहीं होगा क्योंकि ये समुद्र विज्ञान है, इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के तहत पढ़ते हैं, न कि हम मानव भूगोल के तहत पढ़ती। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र विज्ञान को हम फिजिकल ज्योग्राफी के तहत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11 पे आते हैं। संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इस क्वेश्चन को भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा क्या किया है कि नाम चेंज कर दिया है। इसमें संकल्पना है, उसमें संभववाद दिया था। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। संकल्पना या संभववाद को हम एक ही नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मानव जरूरी है। ठीक है, अगर मानव है तो सब कुछ कर सकता है। कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो मानव उसको नहीं कर सकता है। सब संभव है मानव के जरिए। मानव चाहे तो सब कुछ कर सकता है। चलिए क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि मानव भूगोल का जनक देश कौन है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इस मानव भूगोल का जनक देश कौन है। तो मानव भूगोल का जनक देश कौन है, यूनान है। ठीक है, यूनान है। गौर से इसको सुनिए और गौर से देख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मानव भूगोल का जनक देश कौन है, तो यूनान है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए लोग कमेंट में जल्दी से। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल को फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, और शॉर्टकट में इनको रैटजेल के नाम से जाना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। इसमें तो ऑप्शन ही गायब हो गया है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन अपने से दे देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। चलिए ऑप्शन ए में लिख लीजिए रैटजेल, रैटजेल। ऑप्शन बी लिख दीजिए लो, ब्लास लिख दीजिए लो, ब्लास। ठीक है, ब्लास। ब्लास का मतलब समझिए कि पॉल विडाल डी ब्लास इनका पूरा नाम है, पॉल विडाल डी ब्लास। ठीक है, ऑप्शन सी में लिख लीजिए लो आपका ऑप्शन ए रेडजेल, ऑप्शन बी ब्लास, ऑप्शन सी सैंपल लिख लीजिए, सैंपल। और ऑप्शन डी लिख दीजिए नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए लो। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर
ए दे रहे हैं। किसने कहा मानव प्रकृति, नहीं सॉरी, इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये ब्लास पॉल्ट बिलार डिला ब्लास कहते हैं कि मानव मानव क्या है, प्रकृति क्या है, मानव का दास है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, तो ये बिडाल डिला ब्लास बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, लगता है ये क्वेश्चन लास्ट ही है, हाँ ये लास्ट ही पढ़ना है, ये लास्ट पेज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है वारेनियर, ऑप्शन सी है रेडजेल और ऑप्शन डी है डार्विन। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखे वारेनियर है। ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये फ्री पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम एजुकेशन आर्ट्स के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जाके सर्च मारिएगा व्हाट्सएप पे एजुकेशन आर्ट्स तो आ जाएगा, और उसको जाके ज्वाइन होकिए, उसमें यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। ऑप्शन नंबर ए है बिडाल डिला ब्लास। देखिए यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे हम शॉर्ट कोट लिख रहे थे ब्लास। और ऑप्शन बी है लुशियन फेब्रे, ऑप्शन सी है फ्रांसिस बेकन, और ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स। ठीक है, ऑप्शन डी है जीन्स ब्रून्स है, सॉरी। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया संभववाद शब्द का प्रयोग, चलिए बताइए। तो इसमें संभववाद शब्द का प्रयोग जो पहली बार लुशियन फेब्रे ने किया, सबसे पहले ऑप्शन नंबर इसका भी होगा, लुशियन फेब्रे। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुशियन फेब्रे ने दिया, और ये कहाँ का रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ये किसने कहा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए है रीटर, ऑप्शन नंबर बी है रेडजेल, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी सैंपल, और ऑप्शन नंबर डी है टेलर। चलिए बताइए। ये परिभाषा मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो भी बच्चे ध्यान से दिल और दिमाग एक करके देखे होंगे वो आराम से बता सकते हैं, या जो बच्चे बढ़िया से एनसीईआरटी बुक को जो चैप्टर 1 है उसको पढ़े होंगे वो भी बता सकते हैं। चलिए बताइए। ये क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, एकदम हर साल इसको निश्चित है आता ही आता है। हर साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ से आता ही आता है। ये जो भी क्वेश्चन कराया गया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हम उसको चुन चुन कर निकाले हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ सकता है जो इस साल महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी 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 बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कुमारी सैंपल ने इनका जवाब दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर सी दिया उसका बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एक ऑफर का ऐलान कर दूं कि जो भी बच्चे 2024 में 2024 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए फ्री कंटेंट की ये
एजुकेशन आर्ट्स व्यवस्था करता है और गेस पेपर भी देता है। गेस पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेस पेपर एक दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो गेस है उसको मैं एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा और उस पीडीएफ को भी यूट्यूब पर डाल दूंगा। अभी उसको तैयार करने में टाइम लग रहा है, अभी 1 महीना एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के 2 या 1 दिन पहले हम उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और पर डे का वीडियो देखते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन आए, वो आप चुटकी में हल कर दे। हलवा है ये, सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बस ये हलवा है। और इस जब आप मेरे जितने भी कंटेंट है उसको पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और हिस्ट्री मैंने तो कल पढ़ाया हूँ लाजवाब, साफ उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया। हिस्ट्री को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हूँ, एक से एक ट्रिक उसमें बताया हूँ कि कौन सा नदी किसके किनारे है या किसकी खोज किसने किया और कब किया। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक हम वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, जिसको याद करना बहुत ही आसान होगा। और जो भी आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ये चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फ्री। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हर एक चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद उसको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसका बाद टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इस महंगे के ज़माना में इतना कोई नहीं करता है, अगर हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, फैला दीजिए पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या सब्जेक्टिव, आप लोगों को किस में दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है या सब्जेक्टिव में दिक्कत है। अगर आप लोग बताते हैं तो उस अनुसार से आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।